गुड मॉर्निंग बच्चों। बेसिक क्लासेस आगरा में आज हम लोग क्लास 11 में फिजिक्स का सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मापन और मात्रक यानी मेजरमेंट एंड यूनिट। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक राशियों की। भौतिक राशि को इंग्लिश में फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। भौतिक राशि की अगर हम बात करें तो भौतिक राशियां क्या होती हैं? फिजिक्स में हम लोग जो भी परिभाषा याद करते हैं वो सब भौतिक राशि कहलाती हैं यानी फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। अगर दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें भौतिक राशि क्या है तो हमारे आसपास जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हैं उन सभी प्राकृतिक घटनाओं को जिन टर्मों के द्वारा जिन टर्म्स के द्वारा स्टडी करते हैं उन्हें हम लोग भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 नंबर 2। सबसे पहले बात करते हैं मात्रक के आधार पर। मात्रक के आधार पर यानी बेस्ड ऑन यूनिट। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। सबसे पहली है मूल राशि, दूसरी है व्युत्पन्न राशि और तीसरी है पूरक राशि। ठीक है। नंबर 2 बात करते हैं दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर सबसे पहली है अदिश राशि, अदिश राशि। नंबर 2 है सदिश राशि और नंबर 3 है प्रतिदिश राशि, प्रतिदिश राशि। ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 बेस्ड ऑन यूनिट, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। तो मात्रा के आधार पर राशि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले मूल राशि जिसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरी है व्युत्पन्न राशि डायरेक्ट क्वांटिटी और तीसरी है पूरक राशि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अगर हम बात करते हैं मूल राशि तो मूल राशि क्या होती है इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना। वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक अन्य राशियों की मात्रकों पर निर्भर नहीं करते उन्हें मूल राशि कहते हैं। ठीक है। ये 7 प्रकार की होती हैं। ये 7 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? नंबर 1 द्रव्यमान, नंबर 2 लंबाई, नंबर 3 समय, नंबर 4 ताप जिसको परम ताप बोला गया है, परम ताप। उसके बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। उसके बाद धारा, वैद्युत धारा। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा यानी मूल राशि 7 प्रकार की होती है। द्रव्यमान, लंबाई, समय, परमता, ज्योति तीव्रता, धारा और पदार्थ की मात्रा। द्रव्यमान मतलब मास जिसके यूनिट होती है किलोग्राम, लंबाई यानी लेंथ जिसकी यूनिट होती है मीटर, समय यानी टाइम जिसकी यूनिट होती है सेकेंड, परमताप यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसकी यूनिट होती है केल्विन, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट होती है कैंडेला। उसके बाद धारा यानी करंट जिसकी यूनिट होती है एम्पियर और लास्ट है पदार्थ की मात्रा जिसकी यूनिट होती है मोल। तो हमारे पास 7 प्रकार की मूल राशि होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। क्लियर? इनको एक तरीके से और समझाया जा सकता है कि वे भौतिक राशि हैं जिनको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, एक यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग मूल राशि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें द्रव्यमान को मेजर करना है तो द्रव्यमान का कोई फॉर्मूला नहीं है बल्कि हमें एक मशीन लानी पड़ेगी, तराजू लाना पड़ेगा जिसके द्वारा हम लोग किसी चीज को तौल सकते हैं। लंबाई अगर हमें किसी कमरे की लेंथ निकालनी है तो लेंथ का कोई फॉर्मूला नहीं होता बल्कि हमें क्या करना पड़ता है, एक मीटर स्केल से उसको नापना पड़ता है यानी एक यंत्र है। समय घड़ी एक यंत्र है, परमताप थर्मोमीटर जो कि एक यंत्र है। ठीक है। धारा वैद्युत धारा अमीटर एक यंत्र है। तो ये सब यंत्रों के द्वारा निकाल सकते हैं, इसके लिए किसी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं होगी। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न राशि। वे भौतिक राशि हैं जिनके मात्रक मूल राशियों के मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं यानी डायरेक्ट क्वांटिटी। या ये बोल सकते हैं वे भौतिक राशि हैं जिनको मापने के लिए हमें यंत्र की आवश्यकता नहीं होती बल्कि फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे मुझे इस कमरे का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई, जो फर्श है उसका क्षेत्रफल निकालना लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला यूज होगा। तो व्युत्पन्न राशि जिसमें फॉर्मूला की आवश्यकता होती है या जिनके मात्रक मूल राशियों की मात्राओं पर निर्भर करते हैं उन्हें व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये अनंत प्रकार की होती हैं, अनंत मतलब काफी ज्यादा होती हैं। अब बात करते हैं पूरक राशि।
पूरक राशि का मतलब वे भौतिक राशियां जो मूल राशि और व्युत्पन्न राशि दोनों की तरह व्यवहार करती हैं, उन्हें पूरक राशि कहते हैं। ये केवल दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 कौण और नंबर 2 घन कौण। कौण का मात्रक होता है रेडियन और घन कौण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, ये हो गया हमारी पूरक राशि। क्लियर? पूरक राशियों में फॉर्मूला भी आता है और यंत्र भी आता है, दोनों आते हैं। मतलब ये पूरक राशि मूल राशि की तरह व्यवहार करती हैं और व्युत्पन्न राशि दोनों की तरह व्यवहार करती हैं। मूल राशियों की क्या पहचान थी कि इनमें यंत्र की आवश्यकता होती है, तो पूरक राशियों के लिए भी यंत्र की आवश्यकता होगी। व्युत्पन्न राशि में फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, तो पूरक राशियों में फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ बता दिया, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि बताओ ये कितना एंगल है, तो तुम क्या करोगे, एक चांदा लेके आओगे डी और डी से नाप के बता दोगे कि इसमें कितने का कोण बन रहा है। यानी यहाँ पे क्या यूज किया हमने, डी, यानी यंत्र यूज किया। अब अगर मैं एक सर्कल बनाता हूँ और वहां पर मैंने पूछा बताओ ये कोण कितना है, ये चाप और ये त्रिज्या यानी लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, तो तुम एंगल का फॉर्मूला लगाओगे। क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस यानी चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, ये कोण का फॉर्मूला है। तो यहाँ कोण निकालने के लिए तुम्हें फॉर्मूले की जरूरत पड़ी और यहाँ कोण निकालने के लिए तुम्हें यंत्र की आवश्यकता हुई। तो वे भौतिक राशियां जो दोनों नेचर रखती हैं उन्हें हम लोग पूरक राशि यानी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब तुम्हें करना क्या है, इनकी डिफाइन याद करनी है। जैसे 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकंड, 1 केल्विन, 1 कैंडेला, 1 एम्पीयर, 1 मोल, 1 रेडियन और 1 स्टेरेडियन। ये डिफाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये याद करनी चाहिए। क्लियर? ये एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं दिशा के आधार पर। तो सबसे पहले बात करेंगे दिशा होती क्या है। जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उसके बाद बायां, दायां, तो बायां मतलब लेफ्ट, दायां मतलब राइट। ठीक है, उसके बाद क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, दक्षिणावर्त, ये सब क्या है, डायरेक्शन में आती है। डायरेक्शन के आधार पर क्वांटिटी 3 टाइप्स की होती है। नंबर 1 स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर क्वांटिटी। नंबर 1 अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी, वे भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग अदिश राशि कहते हैं। जैसे समय, जैसे द्रव्यमान। ठीक है, ये राशि कैसी है, अदिश राशि है, जिनमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है सदिश राशि, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, वेग, संवेग। ठीक है, तीसरी बात करते हैं प्रतिदिश राशि, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, दिशा के साथ साथ गुण की भी आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग यानी गुण का मतलब प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है, उन्हें हम लोग प्रतिदिश राशि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ रबड़ की या स्प्रिंग, मैंने किसी रबड़ को खींचा, ठीक है, तो वो डिफॉर्म हो जाएगा। जैसे उसको छोड़ेंगे तो क्या वो अपनी इनिशियल स्टेट में वापस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये उसकी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का नाम है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या एक गुण है जो बॉडी को इनिशियल स्टेट में लाने की कोशिश करता है। तो ऐसी राशि को हम लोग क्या होते हैं, प्रतिदिश राशि कहते हैं, जिनके अंदर प्रॉपर्टी हो। नंबर 2 पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की बात करें, अगर हम कोई गर्मा गर्म सूप खाते हैं तो हमें बहुत टेस्टी लगता है, और जब वही सूप ठंडा हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। क्यों, गर्म सूप क्या होता है, जब लोग खाते हैं तो पूरी जीभ पर पूरा का पूरा फैल जाता है। ये उसकी प्रॉपर्टी है जिसे सरफेस टेंशन कहते हैं यानी पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का गुण क्या है, एक प्रतिदिश राशि है। अब बात करते हैं विस्कोसिटी यानी श्यानता। अगर हमारे पास एक पानी है, पानी को फेंको और जैसे शहद को फेंको हनी, तो शहद स्लोली स्लोली मूव करेगा लेकिन पानी स्पीड से मूव करेगा। ठीक है, अगर ढलान है तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो शहद है, जो हनी है, उसके अंदर गुण है जिसको बोलते हैं विस्कोसिटी। विस्कस है शहद, विस्कोसिटी यानी श्यानता। तो श्यानता का गुण क्या है, जो गति का विरोध करे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिदिश राशि कहते हैं। तो प्रतिदिश राशि क्या है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, दिशा के साथ साथ गुण की भी आवश्यकता होती है, हम लोग प्रतिदिश राशि कहते हैं। जैसे प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव और श्यानता। क्लियर? ये हमारा पूरा टेबल है, इसको ढंग से पढ़ लें। उसके बाद हम बात करते हैं
मूल राशि को मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मूल राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक अन्य राशियों के मात्रकों पर निर्भर नहीं करते, उन्हें मूल राशि कहते हैं, जिसमें 7 प्रकार की होती हैं और इन सब 7 डिफाइनर को तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम लोग व्युत्पन्न राशियों पे आते हैं। व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि यानी डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटीज राशि, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि क्या होती है? वे भौतिक राशियां जिनके मात्रक मूल राशियों की मात्रकों पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। या ये बोल सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किसी न किसी फॉर्मूले की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? फॉर्मूला। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बात की क्षेत्रफल, नंबर 1 क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर इसके मात्रक की बात करें तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का भी मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसकी विमा की बात करें तो विमा हो जाएगी L2, ठीक है। अब हम बात करते हैं नंबर 2 आयतन। आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर यानी मीटर क्यूब, और इसकी विमा यानी डायमेंशन हो जाएगी L की पावर 3। नंबर 3 हम बात करते हैं घनत्व। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट केजी और वॉल्यूम की मीटर क्यूब। ये तो इसका मात्रक हो गया। अगर विमा निकालते हैं तो किलोग्राम की m, और विमाओं को हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखा जाता है, बड़े कोष्ठक में रखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में रखा जाता है। और मीटर क्यूब का हो जाएगा L क्यूब। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ml - 3, ये इसकी विमा निकल के आएगी। नंबर 4 अगर हम बात करते हैं 4, तो फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड। और विमा की बात करते हैं मीटर की L और सेकंड की T, तो ये हो जाएगा LT - 1, LT - 1, ठीक है। नंबर 5 अगर हम बात करते हैं वेग, तो वेग का फॉर्मूला होता है विस्थापन बटे समांतराल, विस्थापन बटे समांतराल। तो मात्रक हो जाएगा मीटर पर सेकंड और डायमेंशन सेम LT - 1 आ जाएगी। अगर हम बात करते हैं 6 त्वरण, तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समांतराल। तो वेग परिवर्तन बटे समांतराल, तो इसका मात्रक हो जाएगा ऊपर वेग का मीटर पर सेकंड और नीचे समय का हो जाएगा सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और विमा क्या हो जाएगी? मीटर की L और नीचे सेकंड की T2, और वो कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, तो T - 2। तो ये विमा किसकी निकल के आ गई? त्वरण की। अब हम बात करते हैं बल। तो बल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, ma। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको SI सिस्टम के अकॉर्डिंग न्यूटन कहा जाता है, ठीक है। और इसकी विमा अगर निकालें तो किलोग्राम की m, मीटर की L और समय T स्क्वायर, जो कि कहां नीचे है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो T - 2 mLT - 2। तो ये बल की विमा है। उसके बाद बात करते हैं कार्य। तो कार्य का फॉर्मूला होता है बल इनटू विस्थापन, बल इनटू विस्थापन। तो हमारे पास बल का मात्रक न्यूटन इनटू मीटर, तो न्यूटन की विमा क्या है? mLT - 2, और मीटर की हो जाएगी L, तो ये हो जाएगा mL/T - 2, mL/T - 2, ये उसकी विमा हो गई। उसके बाद बात करते हैं शक्ति। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है कार्य बटे समांतराल। तो कार्य का मात्रक न्यूटन इनटू मीटर, अब ऐसे शक्ति के मात्रक को हम लोग वाट भी कहते हैं, वाट, ठीक है। और विमा क्या हो जाएगी? कार्य का मात्रक विमा हमने ऊपर निकाली है mL/T - 2, लेकिन नीचे क्या है? T समय, ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो ओवरऑल कितनी होगी? mL/T - 2, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ
व्युत्पन्न राशियों के मात्रक और उनकी विमाएं मैंने निकालना सिखाया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग तीसरी राशि की बात करते हैं। तो तीसरी जो राशि है वो पूरक राशि। तो पूरक राशि हमारे पास दो प्रकार की होती हैं, एक है कोण और दूसरी है घनकोण। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, कोण को बोला जाता है प्लेन एंगल और दूसरा है घनकोण, सॉलिड एंगल। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्लेन एंगल की, यानी समतल कोण की। समतल कोण, प्लेन एंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि समतल कोण यानी प्लेन एंगल होता क्या है। तो अगर हम बात करें तो प्लेन एंगल की बात करते हैं। तो कोई वृत्त है, क्या है, वृत्त। उस वृत्त के अगर हम किसी भी चाप की बात करें, कोई भी चाप है उस वृत्त का, तो वो चाप वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाता है उसे हम लोग समतल कोण कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, ये हमारा कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, ये A और B एक चाप है। ठीक है, तो ये जो चाप है वो वृत्त के केंद्र पर कोई ना कोई कोण बनाएगा। चाप की लंबाई S और ये R है। तो हम क्या कहेंगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा रेडियन। ठीक है, पहले मैं कोण की परिभाषा बता देता हूं। कोण की परिभाषा क्या है, वृत्त के किसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग समतल कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल कोण। या ये अगर इसमें क्या है परफेक्ट डिफाइन, अगर और थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें तो ये बोला जा सकता है कि किसी भी पिंड द्वारा निश्चित समय में जितना कोणीय विस्थापन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल कोण कहते हैं, जितना कोणीय विस्थापन होगा। अब हम बात करते हैं कोण की। तो कोण का फॉर्मूला हो गया थीटा इक्वल टू S अपॉन R। तो यदि S बराबर R हो तो थीटा बराबर R अपॉन R, R से R कट गए, थीटा का मान कितना आ गया, 1 रेडियन। यहाँ से 1 रेडियन आ गया। तो 1 रेडियन की परिभाषा क्या है, 1 रेडियन वह कोण है। ठीक है, 1 रेडियन वह कोण है जो किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित होता है, जबकि चाप की लंबाई त्रिज्या के बराबर। ये 1 रेडियन की परिभाषा है, याद कर लेना। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 1 रेडियन वह कोण है जो किसी चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया जाता है, जबकि चाप की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। अब बात करते हैं, ये तो केवल A से B तक की बात है। अगर ये पूरा एक सर्कल यानी पूरा एक चक्कर लगा ले तब क्या होगा, एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए तो जो कोण है वो 360 हो जाएगा। 360 डिग्री का हो जाएगा। चाप की लंबाई जो कि परिधि बन जाएगी 2πr अपॉन r, r से r कैंसिल, तो 2 से कैंसिल, तो कितना हो गया 180। तो 180 डिग्री इक्वल टू हो गया पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री इक्वल टू किसका हो जाता है, पाई रेडियन के। अगर हम यहाँ 1 रेडियन की वैल्यू निकालना चाहें, किसकी, 1 रेडियन, तो पाई को नीचे भेजना पड़ेगा। तो 180 डिग्री अपॉन पाई इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, पाई का मान रखो और पाई का मान हो जाएगा 22/7। ये टोटल डिग्री आ जाएगा, ये 90 और ये 11। तो ये अगर 630/11 डिग्री 1 रेडियन के इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ डिवाइड देंगे 11 का 630 में, तो 11 5 जा 55, 80, 11 7 जा 77, 3 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया, 57 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री से छोटा मात्रा क्या होता है, मिनट होता है। तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 3 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 180 मिनट। और फिर से 11 की टेबल पढ़ो, 11 में 11 कितना होता है 70, 11 6 66, 4 मिनट। ठीक
कितना आ गया 60 मिनट। अब 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो 4 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 240। इसको और फर्दर आगे डिवाइड किया जाएगा तो 22.4 सेकंड। तो यानी एक रेडियन में कितने डिग्री होते हैं 57 डिग्री 16 मिनट और 22.4 सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे 1 डिग्री की वैल्यू। अब हम 180 को नीचे ले लेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, तो 1 डिग्री इक्वल टू 180 नीचे पहुंच गया, तो पाई रेडियन अपॉन 180। और जब 180 से डिवाइड किया जाएगा तो 1 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 0.00274 रेडियन। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। एक बार डिवाइड करके देखते हैं ये कितना है हमारा 3.14। थोड़ा इसको एक बार डिवाइड करके देखते हैं कितना आएगा। 3.14 में हम डिवाइड देंगे 180 से। ठीक है, तो पॉइंट रख के यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। अब 0.0 18,000 का डिवाइड दिया जाएगा तो एक जीरो और लगाएंगे तो एक जीरो हो गया। 18 का डिवाइड चला जाएगा 18,000 कितना बचा 0 0 4 और इधर से बचेगा 3 1। ठीक है, तो इसके बाद हम डिवाइड देंगे 7 टाइम्स तो 0 0 0 हमारे पास 3 जीरो है, तो 2 जीरो एक और आ जाएगा यहाँ पॉइंट लगा था इसीलिए। तो 7 से डिवाइड देंगे तो 0 0 0 7 8 जा 56। ठीक है, तो 126, तो मतलब लगभग इतना आ जाएगा 0.1744 रेडियन। इतना आंसर आ जाएगा 0.01744 रेडियन। क्लियर, समझ में आ गया बच्चों। तो ये क्या है हमारा, ये समतल कोण है। तो ये 1 रेडियन इक्वल टू कितने डिग्री होते हैं और 1 डिग्री इक्वल टू कितने रेडियन होते हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे घनकोण की। ये तो हमने समतल कोण पढ़ा। घनकोण क्या होता है, घनकोण की सबसे पहले मैं डिफाइन बता रहा हूं। किसी गोले, गोला मतलब स्फीयर, किसी गोले के किसी अल्पांश भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग घनकोण कहते हैं। घन मतलब सॉलिड। तो सॉलिड एंगल क्या है, सपोज हमारे पास ये कोई गोला है, मतलब हम लोग मान के चलो तरबूज है। तो जब हम लोग मार्केट में तरबूज खरीदने जाते हैं, जब हम लोग मार्केट में तरबूज खरीदने जाते हैं तो तरबूज तुलवा लिया कि देखो तरबूज कितने किलो का है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तरबूज तोड़ने के बाद उसमें जब मान लो 3 किलो का तरबूज निकल के आया, अब हमने तरबूज तुलवा लिया, उसको ले जाने लगे तो क्या होगा, वहाँ हम एक पहले उसको चेक करवाते हैं, एक फांक उसकी निकालते हैं। जब फांक निकालेंगे तो जो फांक निकल के आती है उसकी ये यानी यहाँ से कट के आएगी तो वो क्या करती है सेंटर तक जाती है, तो वहां जो एंगल बनता है उसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड एंगल यानी घनकोण। ठीक है, तो इसका ये कोई ना कोई एरिया होता है, ये उसका कोई ना कोई सरफेस होगा जिसको क्या मानेंगे अल्पांश भाग का क्षेत्रफल, अल्पांश भाग का क्षेत्रफल। तो सॉलिड एंगल की डिफाइन क्या है कि किसी गोले के अल्पांश भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे घनकोण कहते हैं। घनकोण का फॉर्मूला होता है, घनकोण को सबसे पहले ओमेगा से दर्शाते हैं। घनकोण का फॉर्मूला होता है अल्पांश भाग का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ठीक है, यानी किसी गोले के अल्पांश भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर जो कोण बनाया जाता है उसे हम लोग घनकोण कहते हैं। ठीक है, यदि डेल्टा ए बराबर आर स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कट के कितना आ जाएगा 1 स्टेरेडियन। तो 1 स्टेरेडियन की परिभाषा क्या है कि किसी भी गोले के अल्पांश भाग के द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण होता है उसे घनकोण कहेंगे। अब हमें किसकी डिफाइन देनी है, एक स्टेरेडियन की। तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो किसी गोले के अल्पांश भाग के द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित बनाया जाता है और उस अल्पांश भाग का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरे गोले के लिए। पूरे गोले के लिए, तो पूरे गोले के लिए डेल्टा ओमेगा ओमेगा बन जाएगा,
डेल्टा ए बन जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। ए यानी गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया तो मेगा इक्वल टू कितना आ गया 4 पाई स्टे रेडियन। यानी कहने का क्या मतलब है संपूर्ण गोले के लिए घनकोण का मान कितना आता है